नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर थोड़ी स्थिरता अब यहां पर लौटती हुई नजर आई है। बाजार को लगता है कि ओपेक और एलाइज जब 30 नवंबर को मिलेंगे तो शायद ही यहां पर और आउटपुट कटौती की बात हो, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज एज ऑफ नाउ नहीं चाहती कि उत्पादन में और कटौती हो, एक्चुअली उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर $2000 प्रति आउंस का लेवल लगातार रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। ये चौथी बार ऐसा हुआ है इस साल में कि हमने 2000 के पार तो गए लेकिन वहां पर रुके नहीं हैं। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर सरकार की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैंडेट है कि यहां पर जो स्टॉक होल्डिंग्स हैं उनको लगातार वेबसाइट पर अपडेट करना होगा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया इंटरनेशनल बुलियन के एमडी एंड सीईओ अशोक गौतम, कुंवर ग्रुप के रवि देओरा, chartandtrade.com के विकास बगारिया, और ब्रेक के बाद साथ जोड़ेंगे श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी को। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं। टीआरक्यू कोटा की बात ऑफकोर्स हम यहाँ पर करते रहे हैं, लेकिन अब ये सोना आईबीएक्स के द्वारा रूट किया जा सकता है। अशोक जी नमस्कार, एक और फेदर इन द कैप, कैसे देखते हैं आप ये डिसीजन और क्या इम्पैक्ट रह सकता है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। ये हम लोग काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि जो टीआरक्यू होल्डर्स हैं और जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स के 25 करोड़ की नेटवर्क के नॉर्म को नहीं मीट कर पा रहे हैं, जी। वो आईबीएक्स के थ्रू कैसे गोल्ड ले पाए। उसके लिए लास्ट ईयर डीजीएफटी का एक नोटिफिकेशन था जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि इस तरह के जो टीआरक्यू होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, उनके थ्रू वो आईबीएक्स के से ले सकते हैं गोल्ड। और उसके तहत काफी कुछ काम हुआ भी था। लेकिन एक ये बड़ा तबका था, डिमांड थी, क्योंकि अगर आप देखिए कि 341 टीआरक्यू होल्डर्स को लाइसेंस कोटा मिला था इस साल, जी। और उसमें से करीब सिर्फ 70 ही थे जो क्वालिफाइड ज्वेलर थे। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कि आईबीएक्स के थ्रू आने के लिए या तो क्वालिफाइड ज्वेलर के थ्रू आते या नहीं आ पाते। लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं डीजीएफटी के और हमारे रेगुलेटर आईएफएससी, जिनके दोनों के प्रयास से ये संभव हो पाया कि अब डीजीएफटी का नोटिफिकेशन आया है जी। कि जो टीआरक्यू होल्डर्स हैं वो भी डायरेक्टली आईबीएक्स के थ्रू अपना टीआरक्यू कोटे का गोल्ड ले सकते हैं, और जो 1% का इसमें बेनिफिट है अंडर इंडिया यूएई सेपा, वो उनको वो बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप इस साल तक की बात करें, और अशोक जी हम साल के अंत के बहुत ही करीब हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं आप आईबीएक्स की परफॉर्मेंस? अगर हम नंबर्स यहाँ पर देखें, क्योंकि पिछले 2-3 महीने नंबर्स के लिहाज से भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहे हैं इन सेंस ऑफ इम्पोर्ट्स। जी हाँ, नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग रहे हैं और मैं पूरा थैंकफुल हूँ मार्केट का कि उन्होंने पूरा विश्वास जताया है। और इसमें एक बहुत बड़ी अहम भूमिका कस्टम्स की भी रही है, क्योंकि आइस गेट अभी बहुत सुचारू रूप से चलने लग गया है। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि और भी क्या स्टेप्स हुए, नंबर्स भी बताता हूँ। नंबर्स हम लोग ऑलरेडी 3.8 टन क्रॉस कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महीने तक हम 4 टन का नंबर ओवरऑल क्रॉस कर लेंगे। और अब जैसे ही ये टीआरक्यू का जो ऑप्शन खुला है, इसमें मेरा विश्वास है कि और भी नंबर्स में बढ़ोतरी होगी। मेरे को एक और चीज आपको बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कस्टम से हम लोग लगातार टच में हैं, और उन्होंने इन प्रिंसिपल इस बात को डिस्कस किया है और एग्री भी किया है कि क्या कस्टम्स के टाइमिंग आईबीएक्स के गोल्ड को क्लियर करने के लिए बढ़ाया जाए। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि शीघ्र ही, मे बी एज सुन एज इन नेक्स्ट 10 डेज, कस्टम के टाइमिंग थोड़े बढ़े आएंगे, जिससे सुबह 7 या 8 से लेके रात 10 या 11 बजे तक वहां पे क्लियरेंस हो सकेगी, जिससे कि इनकमिंग गोल्ड भी सेम डे आ पाएगा और आउटगोइंग गोल्ड भी सेम नाइट पे ही चला जाएगा। वैसे अभी भी जा रहा है, लेकिन 100% केसेस में सेम नाइट में गोल्ड नहीं जा पाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा पहल हुआ है कस्टम्स की तरफ से, और सभी चाहते हैं कि आईबीएक्स का इकोसिस्टम बहुत अच्छे से चले। इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ वर्किंग है, वो बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिले। और इसी के तहत हमारा भी प्रयास रहा है कि हम अपने रेगुलेटर आईएफएससी के थ्रू गवर्नमेंट से और भी अथॉरिटीज से इंटरेक्ट करते रहें। और वॉल्यूम से मैं सिर्फ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि सिल्वर का अप्रूवल आ चुका है डीजीएफटी से, और हमें कल ही हमारे रेगुलेटर आईएफएससी से सिल्वर के ग्रेन्स कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है। और हम शीघ्र ही अगले 2-4 दिन में ही सिल्वर का ग्रेन्स के कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च कर देंगे। तो ये एक वॉल्यूम्स आपको देखेंगे कि धीरे धीरे गोल्ड सिल्वर बहुत तेजी से यहाँ वॉल्यूम्स बढ़ते चले जाएंगे आईबीएक्स पे। ओके ओके, चलिए, ये तो इंटरेस्टिंग है कि
आपको अप्रूवल मिला है। लेकिन क्विकली एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आपने तमाम बेनिफिट्स तो इसके बताए, ऑफ कोर्स इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही जो सरकार ने स्टेप उठाया है, लेकिन जो वैल्यू एडेड ज्वेलरी प्रोडक्ट हैं, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि उसके एक्सपोर्ट्स में भी अब यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी। उस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप? मेरा मानना है, देखिए, अगर हम सिर्फ सेपा की ही बात करें, जो यूएई के साथ एग्रीमेंट है, वहां पे जो पहले 5% का ड्यूटी था, अभी 0% की ड्यूटी पे भारत से गोल्ड की ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये देखिए, सरकार की तरफ से भी बड़े प्रयास रहे हैं कि इस तरह के जो सेपा एग्रीमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज के साथ किए जाएं, तो भारत का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। और भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ज्वेलरी सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारा एक स्किल सेट है, हमारे कारीगर हैं, और सालों साल से सैकड़ों साल से यहाँ पे जो डेवलप किया गया है स्किल्स ज्वेलरी बनाने का, वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। और अभी मैं आया हुआ था यहाँ, जो डीपीएमसी का दुबई में कॉन्फ्रेंस था, उसको अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे भी दुबई के काफी व्यापारियों से बात किया, तो वो भी कह रहे हैं कि भारत से जो ज्वेलरी का इंपोर्ट है वो काफी बढ़ गया है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी वो दुनिया के और जगह तक भी उसको फैला सके। और आईबीएक्स का एक बड़ा पहल ये रही भी है कि किस तरह से हम एक लो कॉस्ट पे एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए सबको गोल्ड प्रोवाइड कर पाए। अगर आप देखिए, यहाँ पे हमारा ये प्रयास रहा है कि जैसे ही अगर आपको जरूरत है, गोल्ड हमारे पास स्टॉक में रहता ही है, यूजुअली हमेशा ही रहता है, तो जिसको भी जितनी जरूरत है, 1-1 किलो तक के भी ट्रेड हमारे पास हो रहे हैं। यानी कि हम छोटे से छोटे व्यापारी को भी अगर उसको 1 किलो की भी जरूरत है, तो वो गोल्ड हमारे यहाँ से खरीद सकता है। और उसका जी जी एब्सोल्युटली नहीं, आप जैसे हमें कह रहे थे कि 2023 में यहाँ पर काफी कुछ हुआ है, लेकिन एक और सवाल इससे पहले कि हम आपको जानने दें, अब आगे क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ पाइपलाइन में है 2024 के लिए, अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? 24 से पहले अभी मनीषा जी, दिसंबर का महीना बचा है जी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपने फ्यूचर की बात की, तो गोल्ड फ्यूचर्स हम दिसंबर तक लॉन्च कर ही देंगे। अरे वाह, ओके। जी हाँ, ऑलरेडी हमारा मॉक ट्रेडिंग चल रहा है। पिछले 1.5 महीने से मॉक ट्रेडिंग चल रहा है, और कुछ जो भी फाइन ट्यूनिंग बची है वो हो रही है। तो जैसे सिल्वर भी ये महीना खत्म होते होते सिल्वर शुरू हो जाएगा ग्रेन्स का, उस कुछ समय बाद हम सिल्वर का बार्स का भी शुरू कर देंगे। उसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सिल्वर का ग्रेन्स भी जो है वो 30 मिनट पे ही उसकी बीडीआर सेटल होगी, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। और सिल्वर की बार्स भी हम 30 मिनट में ही सेटल करेंगे। और गोल्ड फ्यूचर्स दिसंबर में मेरा पूरा विश्वास है कि हम रेगुलेटर के साथ इस पे काम करके दिसंबर तक हम शुरू कर ही देंगे। और जब ऐसा होगा तो हम आपके पास पुनः आएंगे और उसकी पूरी डिटेल्स आपके माध्यम से मार्केट को। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी मॉक ट्रेडिंग हो रही है, और जी हाँ, मुझे याद है जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो ये बात हुई भी थी कि फ्यूचर्स में यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, किस तरह का कारोबार है, एज ऑफ नाउ कितना इंटरेस्ट है, वो भी शेयर कर सकें। तो मेरे को एक चीज बताना है कि ये एक बड़ा अहम फैसला लिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑफ कोर्स हमारे रेगुलेटर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस बारे में काफी बातचीत होती रही, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जो भी रेजिडेंट इंडियंस है, अदर देन इंडिविजुअल्स, ये लैंग्वेज उसमें लिखा है, तो रेजिडेंट एंटिटीज जितनी भी हैं, और अगर उनके पास गोल्ड प्राइस रिस्क है, तो अब उनको डॉलर में प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए आईएफएससी के जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे अनुमति दी गई कि वो गोल्ड की प्राइस को हेज कर सकते हैं। उसी तहत आईबीएक्स तुरंत उस पे काम पे लगा रेगुलेटर के साथ कर, और हम लोगों ने आईटी का अपना पूरा प्रोविजन किया और नया सिस्टम लगाया, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग डॉलर पे हेजिंग नहीं कर पा रहे हैं गोल्ड प्राइस की, इसमें देखिए डोरे का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, करीब 200 टन के करीब, अगर राउंड में नंबर ब्रॉडली बात करें 200 टन के करीब डोरे का इंपोर्ट होता है। तो डोरे के प्लेयर्स हमारे से काफी बातचीत में हैं कि वो गोल्ड फ्यूचर्स में काम करना चाहेंगे। जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो उनका काफी इंटरेस्ट है कि वो हमसे गोल्ड फ्यूचर्स में हेज करना चाहेंगे। इनफैक्ट दुबई में भी काफी एंटिटीज हमको रीच आउट करें, मैं कंटिन्यूसली मीटिंग्स में रहा हूं, जहां पे वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि गोल्ड फ्यूचर्स में वो लोग आना चाहेंगे। कॉन्टूर्स इसमें बताऊंगा कि हम लोग का जो अभी विचार है वो 1 किलो का 995 प्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेंगे। अगर आप ग्लोबली देखें तो सीएमई में 100 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट है, विच इज इक्वल टू अराउंड 3 kg। लेकिन हमने देखा कि हमारे अपने मार्केट को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास जो स्पॉट का भी कॉन्ट्रैक्ट है
उसमें भी 1 kg का गोल्ड है। तो पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा, हमारे पास स्पॉट भी हो जाएगा 1 kg का और उसके लिए फ्यूचर्स भी हो जाएगा। उसमें कोशिश ये रहेगी मनीषा जी, और जो अभी तक प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट के जो कंटूर्स बने हैं, उसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले 3 महीने रनिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जैसे अभी मान लीजिए नवंबर है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमेशा 3 करंट मंथ्स। उसके बाद जो साल के इवन मंथ्स हैं, जैसे अगला फिर हो जाएगा फरवरी इवन मंथ है, तो फरवरी फिर अप्रैल, तो इस तरह से करके किसी भी 13 महीने के पीरियड में 8 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लाइव रहेंगे। ये हमारा विचार है। सबसे अहम बात है जो हम अपने एक्सचेंज पे बताना चाहते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूचर्स को न सिर्फ कैश सेटल करने की अनुमति होगी, पर आप यहाँ पे इंटेंशन बेस्ड मैचिंग के हिसाब से गोल्ड की डिलीवरी भी ले पाएंगे। ओके, चलिए दिसंबर दूर नहीं है, जब आप गोल्ड फ्यूचर्स लॉन्च करेंगे तब आपसे वापस रिकनेक्ट करेंगे अशोक जी। गुड लक आपको आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए और थैंक यू सो मच आने के लिए और सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। चलिए फटाफट से सोने पर एक राय भी ले लेते हैं। रवि देओरा, विकास बगैरा हमारे साथ मौजूद भी हैं। विकास बताइए, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? फिलहाल टाइट रेंज में कारोबार करते हुए पिछले कुछ सेशन से, इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार, क्या स्ट्रैटेजी मौजूदा स्तरों से? देखिए टेक्निकल चार्ट्स में अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल गोल्ड में, तो 2000 से लेकर 2010 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और एमसीएक्स में भी देखो तो 61,400 500 जाते ही वहां से एक सप्लाई देखने मिल जाता है, तो बहुत ही टाइट रेंज है। तो लग रहा है कि डेली चार्ट में एक डबल टॉप का फॉर्मेशन भी बन रहा है गोल्ड में और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी थोड़ा सा बियरिश इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो थोड़ा अगर बाउंस मिलता है 61,400 500 के करीब, तो नजरिया थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश रहेगा। 61,750 61,800 के स्टॉप लॉस में सेल करना चाहिए और नीचे 60,500 और 60,250 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। जी दीपक। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है गोल्ड पर। रवि देओरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से एक राय बेस मेटल पैक पे ले लेते हैं, जहां पर हमने स्ट्रेंथ होल्ड होते हुए देखी है। आज के कारोबार में भी हल्की बढ़त के साथ ही कारोबार हो रहा है हालांकि, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कॉपर 720 पर आ चुका है कंसिस्टेंटली। यहाँ पर हमने 710 के ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखे हैं। क्या व्यू है बेस मेटल पे? धीरे धीरे इंचअप हुए हैं प्राइसेस ऊपर की तरफ, स्पेशली कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। कन्विक्शन किसके साथ है रवि और क्या व्यू है यहाँ से? जरूर से बेस मेटल में जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले हैं, लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग थोड़ी कंटिन्यू रह सकते हैं। लगातार चाइना कुछ न कुछ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लास्ट 3 दिन से अनाउंसमेंट वहां से आ रहा है। अगर वहां पे रिवाइवल देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से वो सपोर्टिव होगा। नेक्स्ट वीक चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी आना है, तो मार्केट का जो पूरा फोकस है वो डेटा के ऊपर होगा। यूएस बंद है, थोड़ा टैपिड सेशन रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि आपको अब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान तेजी का रखना है। कॉपर में 712 के करीब मींस के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका सपोर्ट अच्छा है, एंड जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है 720 के करीब चल रहा है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें 720 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 714 के करीब एंड टारगेट रहेगा 730 का। वही जिंक में भी लग रहा है कि अगर चाइना रियल एस्टेट में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो जिंक के लिए काफी बेटर न्यूज हो गए। 227 के करीब दिसंबर फ्यूचर चल रहे, बाय करें करंट लेवल पे 225-20 के स्टॉप लॉस के साथ, और 230 तक के लेवल आपको इंट्राडे में जिंक में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो ये आउटलुक रहा आपके बेस मेटल्स पर। स्ट्रैटेजी भी आपको क्विकली मिली है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। विकास शुक्रिया शो में कनेक्ट करने के लिए, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई बट स्ट्रैटेजी आपसे ली, थैंक यू। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। रवि हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के उस पर बात करेंगे शुगर की। हमारे साथ मिस्टर अतुल चतुर्वेदी भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी करेंगे चर्चा, साथ ही लेंगे स्ट्रैटेजीज भी। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सख्ती जारी है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार राज्यों से स्टेक होल्डर्स से स्टॉक की वेरीफाई करने को कह सकती है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हैं। अतुल जी नमस्कार। क्रशिंग सीजन ऑन है, क्रशिंग डेटा रिपोर्ट्स हम रोज रोज यहाँ पर देखते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो ये सुनने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप? मेरे को, हम लोगों को तो अभी कोई कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। तो लास्ट कम्युनिकेशन आया था दैट वाज समटाइम इन सितंबर। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी मिल को ये फिगर्स देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और हम लोग दे भी रहे हैं। तो मैं एक चीज आपके जरिए ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो भी प्राइजेस हैं जो स्लाइटली एलिवेटेड लेवल पे हैं, स्लाइटली, आई वोंट से दे आर हाई, वो largely because of global cues, lower inventory in the country and lower likely production.
एंड नॉट बिकॉज ऑफ होर्डिंग। तो ये मेरे को नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट को ये क्यों फिक्र हो रही है कि शुगर में होर्डिंग हो रही है हिंदुस्तान में। मैं नहीं समझता शुगर में कोई होर्डिंग हो रही है, और शुगर इतनी ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है कि मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा कहीं कोई होर्डिंग हो सकती है। और अगर गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा इंटरवेंशंस होते हैं जिस भी कमोडिटी में, तो आप ये मान के चलिए उसकी सप्लाई चेन जरूर डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है और वो तकलीफें ज्यादा बढ़ा देती है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, पर हाँ मीडिया रिपोर्ट जरूर कह रही है कि गवर्नमेंट कुछ और सख्ती करेगी। लेट अस सी हाउ थिंग्स पैन आउट। ओके एक तो ये कि त्योहारी सीजन जब शुरू होता है अतुल जी तो खत्म होता ही नहीं है, क्योंकि अब आगे जाके क्रिसमस है, न्यू ईयर है, शादियां हैं, फिर उत्तरायण आ जाती है, तो वो चलते ही रहता है यहाँ पर। लेकिन किस तरह की ऑन ग्राउंड एक्चुअल डिमांड आप फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं? शादियां भी बहुत सारी हैं। नहीं, डिमांड जहां तक शुगर का है इट इज रीजनेबल। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिमांड हो। और शुगर प्राइसेस इन हिंदुस्तान के अंदर वैसे भी आप देखिए इतने ज्यादा लो लेवल पे हैं। वर्ल्ड के प्राइसेस आज 70 रुपए किलो के आसपास बैठेंगे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शक्कर मिल रही है 37 रुपए किलो। तो इंडियन कंज्यूमर एज इट इज भी बहुत ज्यादा इंसुलेटेड है, तो उससे अपना कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ रहा है। वेदर वो रिवेंज कंजम्पशन है पोस्ट कोविड या लोअर प्राइसेस का रिएक्शन है, मैं समझता हूँ आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इस मरतबा हम लोग 28 से 28.5 मिलियन टन का कंजम्पशन देखें। ओके अच्छा अतुल जी, जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि महाराष्ट्र बेस्ड फैक्ट्रीज में लो शुगर प्रोडक्शन हो रहा है, क्रशिंग पिछले साल के मुकाबले डिलेड है, क्या है ऑन ग्राउंड रियलिटी और क्या सिचुएशन इस फ्रंट पे? महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कुछ थोड़ा बहुत फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा था। दे वांटेड हायर प्राइसेस फॉर लास्ट ईयर्स केन और इस साल के केन के बारे में भी। और इंडस्ट्री का कहना था कि जो एफआरपी है और जो भी स्टिपुलेटेड नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने पेमेंट किया और कर रहे हैं, तो उसके चलते थोड़ा बहुत स्टैंड ऑफ चल रहा था। और मैं समझता हूँ अब वो स्टैंड ऑफ भी थोड़ा खत्म होता दिख रहा है। अगर वो सिनेरियो रहा तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र का जो क्रशिंग है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी। कर्नाटका में नॉर्मल चल रही है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि लास्ट ईयर के मतलब कंपैरिजन में इस मरतबा डेफिनेटली लोअर है। तो हम लोगों का जो अंदाज है कि शुगर का प्रोडक्शन हो सकता है कि इस साल 29 मिलियन टन ही रह जाए और 4 मिलियन या उससे थोड़ा सा कम एथेनॉल में डाइवर्जन। मैं समझता हूँ ये शायद चीज सही भी हो सकती है। अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो काफी 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव वो यहाँ पर चीनी में आता हुआ। एक तो होर्डिंग नहीं हो रही है, काफी हद तक रेगुलेटेड ये सेक्टर है, और दूसरी बात ये कि कंजम्पशन बेहतर नजर आती है, डिमांड अच्छी खासी है ऑन ग्राउंड पर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अतुल जी ने बोला वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 70 रुपए प्रति किलो के आसपास की चीनी है और भारतीय बाजारों में 37। तो उसका एक असर यहाँ पर सरकार को देखना होगा। कैसे देखते हैं आप रवि ओवरऑल एग्री एज अ स्पेस को? एल निनो की बातचीत अब यहाँ पर फिर निकलने लगी है, जनवरी में यहाँ पर फिर ये हिट हो सकता है। क्या कुछ क्रॉप्स और क्या कुछ स्ट्रैटेजीज देखते हैं आप? जरूर से एग्री साइकिल देखे तो वहां पे जब जब कुछ रिस्टोर होता है साइकिल तो अभी कुछ न्यूज आ जाता है मीन्स के ये रशिया यूक्रेन वॉर से यही सिनारियो चल रहा है, और उसके बाद अगर ये इवेंट नहीं आती तो उसके बाद इतना ही करेक्शन आता है। मुझे लग रहा है कि जैसे हमने आगे भी बात की थी, ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पर्टिकुलर मैं चाइनीज डिमांड जो लूनार के उसको लेके काफी पॉजिटिव हूँ, जिसमें मस्टर्ड सीड में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। सोया भी अपने अच्छे लेवल पे है। ऑयल एडिबल ऑयल सेक्टर ने अच्छा बॉटम बना लिया है, और ऑयल मिल के प्राइसेस देखे तो वहां पे एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी बेहतर है। लगातार 6 महीने से डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप मिल्स के वहां पे ध्यान रखें। पर्टिकुलर ग्राउंड नट हो, सोयाबीन हो या मस्टर्ड सीड, तीनों कॉम्प्लेक्स में आपको एक अच्छी उछाल यहाँ पे जारी रहेगी। अभी लिस्टेड पीयर्स में सिर्फ सनफ्लावर ऑयल ही इंडिया में अवेलेबल है, जो अभी 897 895 चल रहा है। आई थिंक वहां पे अगर आपको 890 मिलता है तो बाय करने का एक अच्छा चांस रहेगा।
872 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 930 तक के लेवल आपको जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। और सोयाबीन में भी मुझे लग रहा है कि अराउंड 5600 से 5800 के लेवल आपको वहां पे भी आते हुए दिख सकते हैं। तो एग्रीपेक में मैं एडिबल ऑयल में बुलिश हूँ। साथ में सेकंड जो है जिसमें आई थिंक अभी जो पल्सेस है, पल्सेस में काफी अच्छा प्राइस में उछाल आ चुका है। और जो गवर्नमेंट का रेगुलेटरी मेजर्स है उस हिसाब से लग रहा है कि जो फार्मर्स है जिसके पास पल्सेस का स्टॉक है या आने वाला है, वो डेफिनेटली उसको हेज करके चले या बेच के चले। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कुछ ज्यादा उछाल आपको पल्सेस के प्राइसेस में आता दिखे। मैंने ये साल की शुरुआत में जब पल्सेस लोअर थे तब मैंने इंडिकेट किया था कि पर्टिकुलर ये साल पल्सेस के लिए बेटर रहेगा, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको लग रहा है कि जो इलेक्शन का ईयर है तो ज्यादा प्राइस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और एग्रीपेक क्विक आउटलुक रवि की ओर से। शुक्रिया रवि, शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेकर्स पर आप देखिए वायदा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।